कर्ज की शतरंजी बिसात पर विजय माल्या ने आज 4,000 करोड़ रुपए की चाल चली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो बैंकों से समझौते के लिए तैयार हैं और अब गेंद बैंकों के पाले में है। उन्हें ये तय करना है कि वो माल्या के प्रस्ताव को माने या ना माने। बड़ा सवाल यह है कि आखिर लिमिटेड लायबिलिटी की बात करने वाले माल्या समझौते की बात अचानक क्यों करने लगे? क्या वो जांच के दबाव में टूट रहे हैं? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कुछ जाने माने एक्सपर्ट्स हैं। सेबी के पूर्व ईडी जयंत गुप्ता, यूनाइटेड बैंक के पूर्व ईडी दीपक नारंग और अश्विन पारेख, एडवाइजरी सर्विसेज के अश्विन पारेख। स्वागत है आप सभी का। नारंग साहब, चूंकि बैंकर्स की ओर से इस लड़ाई की शुरुआत आपने की थी और आपने ये पूरा उतार चढ़ाव देखा है, कुछ दिन पहले तक माल्या साहब ये कह रहे थे कि मेरी तो लायबिलिटी लिमिटेड है जी, कंपनी बंद हो गई, नुकसान हो गया, उसमें मैं क्या करूं। अचानक से क्या बदल गया, क्या लगता है आपको? उनका ये कहना कि ऑल ऑफ ए सडन कॉम्प्रोमाइज के लिए कहना थोड़ा आश्चर्यजनक है, और ऑल ऑफ ए सडन ये कहना कि मैं 4,000 दूंगा इंस्टेड ऑफ 9,000। सो एक विलफुल डिफॉल्टर से आधा पैसा आप लेंगे तो एक बैड प्रेसिडेंट होगा। जो आदमी यूनाइटेड बैंक को 6 करोड़ रुपया देने को तैयार नहीं था, आप पूरे बैंकिंग को 4,000 करोड़ देने को तैयार है। हमको ये देखना चाहिए कि जो पैसा बैंक ने दिया था वो आफ्टर ऑल गया कितना था, कितना लॉस हुआ उसमें, और अगर लॉस हुआ था तो सबसे पहले उनकी अपनी इक्विटी का लॉस होगा, उसके बाद बैंक्स के जो डेट लिया था उसमें नुकसान होगा, उसमें हिट मिलेगा। तो ये ना हो कि हमारे ही पैसे से वो हमको 50% देके और बच के निकल जाए, जबकि विलफुल डिफॉल्टर का टैग उनके ऊपर लगा हुआ है। तो हमें कमर्शियल बैंक्स को डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये डिसीजन 7 दिन में लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हर बैंक के केस में ये डिसीजन बोर्ड लेगा, और विलफुल डिफॉल्ट है तो रिजर्व बैंक की पॉलिसी के हिसाब से भी ये डिसीजन चाहे 9,000 करोड़ का हो या 9 करोड़ का हो, वो बैंक का बोर्ड ही लेगा। आप कह रहे हैं विलफुल डिफॉल्टर के केस में केवल बैंक का बोर्ड फैसला कर सकता है, और यहां बहुत सारे बोर्ड इन्वॉल्व हैं, तो 7 दिन का समय तो काफी कम है। यानी बैंकों को और ज्यादा समय की जरूरत पड़ेगी, और आपको लगता है कि उन्हें वाकई में ज्यादा समय मांगना चाहिए? क्या इस डिसीजन को ज्यादा वक्त देना चाहिए? एज अ बैंकर वो क्या चीजें हैं, क्या मुद्दे हैं जो आप कंसीडर करना चाहेंगे कि ये समझौता करें या ना करें? मिस्टर नारंग, मुझे लगता है थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, लेकिन जयंत गुप्ता साहब, जैसे कि नारंग साहब यहां पे कह रहे हैं कि शायद ये जो जांच चली है इसके चलते माल्या साहब दबाव में आ गए हैं, विलफुल डिफॉल्टर का टैग हटवाने के लिए अब वो फाइनली समझौते पर तैयार हो गए हैं। आपको क्या लगता है, आखिर विजय माल्या साहब जो ये तमाम बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे थे, उनके ऊपर दबाव क्या सरकार की वजह से है, क्या बैंकों की वजह से है, क्या सुप्रीम कोर्ट की वजह से है, या फिर आप मीडिया को श्रेय देंगे? जिस तरीके से हमने जोर शोर से ये पूरी आवाज उठाई, हालांकि जवाब में विजय माल्या साहब ये कहते थे कि पत्रकारों को तो कंपनी कानून ही नहीं पता है, उनको पता ही नहीं है कि मेरी क्या लायबिलिटी बनती है, उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन अब तो देखिए वो आ गए लाइन पे। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किसको श्रेय दिया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये केस है कि जिसमें सारे लोगों का मिल के अपना योगदान है, जिसकी वजह से ये आया है। ये कहना कि वो विलफुल डिफॉल्टर को टैक्स को अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर का टैग उनके पास इंडिया में है, और चूंकि उन्होंने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी है कि वो लंदन में सेटल होना चाहते हैं, तो इंडिया में चाहे वो विलफुल डिफॉल्टर हो चाहे कोई हो, वहां के बैंकिंग सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इंडिया के विलफुल डिफॉल्टर के। यहां पे 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो जेन्युइनली चाहते हैं कि बैंक से सेटल करें, या वो किसी न किसी तरह से टाइम बाई करना चाहते हैं। अब आपने जैसे नारंग साहब ने बताया कि हफ्ते भर के अंदर अंदर ये डिसीजन लेना बैंकों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बोर्ड इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है, तो ये एक प्ली उनका हर फोरम पे चाहेगा कि मैंने तो ऑफर सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से पूछा हुआ है, बैंक ने भी सुप्रीम कोर्ट का जवाब नहीं दिया, तो चूंकि देश की सर्वोच्च अदालत में ये मामला है, तो डीआरटी, हाई कोर्ट, बाकी जितने भी फोरम है, वहां पे एक केस को भी सस्पेंडेड एनिमेशन में रखना चाहिए। पहली बात तो ये आ जाएगी।
दूसरी बात यह है कि एक सवाल हुआ है कि क्या ये विलफुल डिफॉल्टर का केस 9,000 करोड़ का 4,000 करोड़ पे सेटल किया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते तो शायद ये बैंक इस तरह का सेटलमेंट कर लेते कि 4,000 करोड़ और 9,000 करोड़, क्योंकि उनको ये लगता है कि 10 साल की लड़ाई लड़ने की जगह ये आज 4,000 करोड़ मिल रहा है वो ले लें। लेकिन यहां पे सवाल दूसरा आ गया है। यहां पे सवाल ये आ गया कि ये केस इतना अब ओपन में आ गया है और उधर पार्लियामेंट में डिस्कशन हो गया है, सारे पॉलिटिशियंस ये बोल रहे हैं कि हम मिस्टर माल्या से एक एक पैसा वसूल लेंगे। तो उस सिचुएशन में ये बैंकों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो इस तरह का सौदा करें कि 4,000 करोड़ लेके और बोलेंगे हमारे केस खत्म है, क्योंकि फिर उनके पास सब तरफ से प्रेशर आएगा। हो सकता है बैंकर एज ए बैंकर बिल्कुल सही हो अपने डिसीजन में, लेकिन चूंकि हम लोगों का ये हो गया है कि हम लोग हर चीज पे क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठाते हैं, जो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि सारे बैंकर बेईमान नहीं होते। हो सकता है 1000 में एक बेईमान हो, लेकिन बाकी 999 के को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और हम जो ये इस तरह करते हैं तो बाकी सबका मोटिवेशन खराब करते हैं। तीसरा इशू ये है कि ये 4,000 करोड़ रुपए से बैंक को मिल जाएगा तो बाकी लोगों का क्या होगा, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या होगा, एम्प्लॉय की सैलरी का क्या होगा, एम्प्लॉय के पीएफ का क्या होगा, सर्विस टैक्स का क्या होगा, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का क्या होगा, ये जितने भी बाकी मुद्दे हैं तो क्या वो मुद्दे सुलझ जाएंगे? तो मेरे हाथ तो ये इतना पेचीदा हो गया है कि ये सिर्फ 4,000 करोड़ के ऑफर से एक बार में सुलझने वाला मामला नहीं है। अश्विन पारिक साहब, आपने तो ऐसे काफी सेटलमेंट्स देखे होंगे, सलाह दी होगी कंपनीज को और बैंक्स को। क्या ये दूसरी लायबिलिटीज भी ध्यान में रखने की जरूरत है बैंक्स के लिए कि कितना टैक्स चुकाना है, कितनी तनख्वाह चुकानी है? देखिए, दो चीजें हैं। जैसे एक तो मैं बिल्कुल गुप्ता साहब से ये सहमत हो रहा हूं कि चूंकि ये मामला जो है वो सारा इतना पब्लिक अटेंशन में आ चुका है कि बैंकर्स के लिए अब एक तरह से मतलब डिसीजन लेना ही मुश्किल है। 4,000 करोड़ लें या 4,000 करोड़ को मतलब डिस्कस करते रहें या बहस करते रहें। उस हालात में मेरे ख्याल से जिस स्थिति में अभी बैंकिंग सिस्टम है, पहले तो पैसे ले लेने चाहिए। सबसे पहले तो पैसे ले लेने चाहिए। किस तरह से अप्रोप्रिएट होता है पैसा, वो एक बात अलग की बात है। बाकी देखिए, ये जो सारा डिस्कशन चल रहा है वहां पे पैसे ले लेंगे तो आप अपना क्लेम छोड़ेंगे ना, ऐसे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे कि आप पैसे भी ले लें और आगे केस भी चलाते रहें। मैं क्लेम बिल्कुल छोड़ने की बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल क्लेम, लेकिन जो प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन में अलग अलग बैंक्स को या तो बाकी के लेंडर्स को जो पैसा जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, अब उसी बहस में जाने के बजाय जितना जल्दी उसको तर्क है, मतलब एक सरकार और रेगुलेटर मिलके एक अच्छा सा मतलब एक फ्रेमवर्क बना दे कि इस तरह से ये 4,000 करोड़ को रिकवर करना है। चूंकि ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, यहां पे तो मतलब कैश डाउन 4,000 करोड़ की एक ऑफर दी गई है कोर्ट के द्वारा। मेरे हिसाब से सब स्टेक होल्डर्स को मिलके एक ऐसा मतलब एक फ्रेमवर्क बना देना चाहिए। उसके बाद में एक दूसरे पर सवाल तो ये है, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या आप 9,000 की जगह 4,000 करोड़ लेकर मान जाएंगे? क्या 5,000 करोड़ की छूट दे देंगे? देखिए, इन द पास्ट बहुत सारे ऐसे रिकंस्ट्रक्शंस हुए हैं। आप देखेंगे, अगर स्टील का पहली बार रिकंस्ट्रक्शन हमने 2001-2002 में देखा था, तो उस समय हमने देखा था कि बैंक्स ने इंटरेस्ट वेव किया था बिल्कुल, चूंकि उस टाइम पे भी रिकवरी होने की उम्मीद थी रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद में। अब तो ये उम्मीद पे चल रहा है सारा मामला, मतलब अब ये इस उम्मीद पे चल रहा है कि बिकॉज हमने प्रेशर तो किया है। कंपनी बंद हो चुकी है। आप जो बता रहे हैं स्टील कंपनीज के लिए आपने वो कंसीडर किया क्योंकि आपको लगा कि पूरा इंटरेस्ट मांगेंगे, पूरा पैसा मांगेंगे तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। तो इस कंपनी को जिंदा रखें ताकि लायबिलिटी इतनी कम रखें ताकि ये कंपनी चल सके, वायबल हो सके और आपको पैसे लौटा सके। किंगफिशर तो बंद हो चुकी है, यहां पर बैंक के डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंकों का तो केवल पैसा वसूल होना है माल्या साहब की चलती हुई कंपनीज और बचे हुए एसेट से। नहीं, पर देखिए, मैं ये बताता हूं कि जिस तरह से हमारा जो लीगल सिस्टम है और जो रिकवरी सिस्टम है, मतलब वो रेगुलेशंस हैं और बैंकिंग की जो व्यवस्था है, कोई परफेक्ट व्यवस्था तो है नहीं। मतलब अगर बहस में जाए कि उसमें से कितना ब्याज बनेगा, ब्याज के ऊपर का ब्याज कितना है, वो गिनते आप अगर बैठेंगे, एक धंधे का हिसाब सिंपल है, एक बिजनेस का हिसाब सिंपल है। कोई अगर बोरोवर आपके पास में पैसा देने को आ रहा है तो सबसे पहले तो पैसा ले लो। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप इसको 5 साल और डिले करेंगे तो इस 4,000 की वैल्यू और कम हो जाएगी। देखिए ना, आज तक की डिले के हिसाब से आपने देखा होगा कि जो एसेट्स किंगफिशर के पास में, इसी कंपनी के पास में, बाकी की कंपनीज को अगर छोड़ देते हैं। परफेक्ट कमर्शियल और बैंकिंग का लॉजिक है ये गुप्ता साहब, लेकिन आप कह रहे थे कि इन हालात में ये फैसला मुश्किल है, पर क्या सही डिसीजन यही होगा?
देखिए, इसमें दो चीजें हैं जो मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि जितनी भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पैनल पे, हम सबको किसी को ये पक्का नहीं पता है कि बैंक्स के पास क्या डॉक्यूमेंट हैं, बैंक्स के पास कितनी पर्सनल गारंटी है, बैंक्स के पास कितने एसेट्स की जानकारी है और क्या वो एसेट को कब्जे में ले सकते हैं। अगर बैंक का इतना फुल प्रूफ केस है कि वो सारे एसेट कब्जे में ले सकते हैं, तो कॉमर्शियल प्रूडेंस के हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने सुनने में आया कि उनका कहीं पे आइलैंड है 4000 करोड़ का, साउथ अफ्रीका में जमीन है, एक याट है। अगर इस तरह के सारे एसेट को हम लोग छोटा छोटा करके जोड़ेंगे तो कहीं 9000 करोड़ से ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन वहां पे सबसे बड़ा सवाल यह आता है, क्या ये एसेट को कब्जे में ले पाएंगे। दूसरा, जो पारिक साहब ने बोली, मेरा हमेशा ये मानना है कि हिंदुस्तान की जनता को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो हमारे जुडिशियल सिस्टम ने पहुंचाया है। जुडिशियली हमारी ईमानदार जरूर है, लेकिन चूंकि वहां पे डिले इतने होते हैं कि उस जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। आज अगर हमारा कोई केस फाइल होता है, वो हमारे 2 जनरेशन के बाद डिसाइड होता है, तो उससे जजमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहती। और खासतौर से फाइनेंशियल इश्यूज में मैं जैसे बताता हूं कि मुझे खबर में आया कि मिस्टर माल्या की सारी कार को बैंकों ने कब्जे में कर लिया है। अब वो कार को कब्जे में कर लिया, और अगर 6 साल तक उस कार को बेच नहीं पाएंगे तो वो तो स्क्रैप के भाव जाएंगी। आज जो चीज 10 करोड़ की बिकेगी वो 6 साल बाद 2 लाख रुपए की भी नहीं बिकेगी। तो मेरा ये कहना है कि फाइनेंशियल क्राइम के केस में या फाइनेंशियल डिस्प्यूट के केस में, मेरे ख्याल में बाकी सब डिस्प्यूट के केस में जितनी जल्दी से जल्दी जजमेंट सुनाया जाए और फाइनल जजमेंट सुनाया जाए वो जरूरी है। ये तो कॉमन सेंस के तौर पे हमें बताया जाता है कि 9 नगद ना 13 उधार, यानी जो हाथ में आ रहा है वो ज्यादा कीमती है और ज्यादा मिलेगा आगे, इस चक्कर में ना रहें। लेकिन यहां पर सवाल काफी बड़ा है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये एक मिसाल बनेगा केस। विजय माल्या आज एक पोस्टर बॉय, एक प्रतीक बन चुके हैं डिफॉल्ट का, कि आप बैंक से डिफॉल्ट करके बहुत आसानी से बच सकते हैं और ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं और सवाल उठाने वालों के ऊपर सामने से सवाल उठा सकते हैं। इस लिहाज से इस मामले में सरकार या बैंक या कोर्ट जो भी कदम उठाएंगे वो अपने आप में एक सबक होगा दूसरे सभी के लिए। तो फिर क्या फैसला किया जाना चाहिए ताकि एक सही संदेश जाए सारे डिफॉल्टर्स को और बैंकों के नुकसान की ज्यादा से ज्यादा भरपाई हो सके, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर, और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि 4000 करोड़ रुपए का विजय माल्या का ऑफर मान लिया जाए तो दूसरे तमाम डिफॉल्टर्स जिन्होंने मिलकर तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के आसपास के एनपीएस खड़े किए हैं इस समय बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, उन सभी को भी इतनी ही रियायत अश्विन जी आपके लिहाज से फिर मिलनी चाहिए? वो सब कहेंगे कि रियायत दी जाए? हाँ, देखिए, पहली बार हमने देखा है शायद कि एक सारे मामले में कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन शायद नहीं रहा है। हर पॉलिटिकल सिस्टम ने जो है वो अपना एक तरह से बता दिया है कि जहां तक हमारा सवाल है, हम ये चाहेंगे कि माल्या साहब को पैसा देना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये एनपीएस बनाने के पीछे दरअसल एक राजनीतिक एंगल था? मतलब और राजनीतिक सपोर्ट अगर मिल जाता है तो बैंकिंग सिस्टम को रिकवर करने में और दिक्कतें आती हैं। तो एक सिंपल बात से बन जाती है। जहां तक 3,26,000 या 3,50,000 करोड़ रिकवर करने की बात आई, देखिए 4-5 मुद्दे हैं। अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो डिफॉल्ट की वजह जो है वो इंटेंशनल डिफॉल्ट या विलफुल डिफॉल्ट की है या इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से उसको डिफॉल्ट बना है, ये जानना जरूरी है मेरे हिसाब से। यानी कंपनी का कारोबार खराब हो गया किसी वजह से, इसलिए आपने डिफॉल्ट किया, या आपने जानबूझकर डिफॉल्ट किया और पैसे आप खा गए? एग्जैक्टली। अब हमारा सिस्टम चूंकि इतना मतलब एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंट करता आ रहा है कि उसकी वजह से इस तरह की जो जांच होती है वो इनकंक्लूसिव रह जाती है। जैसे हम लोग इसी मामले में अगर लेते हैं तो किंगफिशर के जो क्रेडिट जो थी उसमें 3 बैंकों के फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं। उसके बाद में वापस अब इन्वेस्टिगेशंस खुलेंगे, वापस बैंक ऑफिसर्स के पीछे हम लोग दौड़ेंगे। कहीं जाके एक हमें तय करना चाहिए कि पहला पैसा रिकवर करिए, वरी अबाउट द एसेट्स, लुक एट द एसेट्स, पहले एसेट को जितना पहले ले लीजिए। यहाँ पे नारायण साहब आपकी हम राय जानना चाहेंगे। जो अश्विन पारिक जी कह रहे थे कि राजनीतिक सपोर्ट शायद अब नहीं मिल रहा है डिफॉल्टरों को, या कम से कम इस मामले में विजय माल्या को, इस वजह से बैंक्स रिकवरी की स्थिति में आ पाए हैं। आपने चूंकि लगातार इस मामले में कोशिश की, सबसे पहले आपने शुरुआत की बैंक्स के लिए, और आपके जैसे बैंकर्स के लिए इतने बड़े कॉर्पोरेट को चैलेंज करना कितना मुश्किल रहा है?
इतने बड़े कॉर्पोरेट्स को चैलेंज करना या छोटे को चैलेंज करना, प्रोसेस इज सेम। एक बैंकर के पास गट्स होने चाहिए कि एक बड़े डिफॉल्टर को पकड़ा जाए। अक्सर कहा जाता है कि छोटे डिफॉल्टर से तो कभी भी आप रिकवर कर सकते हैं, बट रियल टेस्ट तो आपकी बैंकिंग नॉलेज एक्सपर्टीज का तब है जबकि आप बड़े डिफॉल्टर्स को घेरें, उनसे रिकवर करें और ये उनको जाने ना दें, तब ये लोगों के एग्जाम्पल सेट होगा कि अगर विजय माल्या को नहीं छोड़ा तो हमको कैसे छोड़ेंगे। सो यही सोच के मैंने विजय माल्या केस में अपना प्रोसेस शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने इंटेंशनली डिफॉल्ट किया था और मेरे कहने के बाद उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तो नहीं देंगे। हमने स्टेट बैंक के लेटर, कंफर्ट लेटर के बेसिस पे दिया था, तो स्टेट बैंक ने मना कर दिया कि आप विजय माल्या से खुद रिकवर करिए, जबकि डिफिकल्टी के टाइम पे हमको कहा गया कि आप इनको 6 करोड़ रुपया दे दीजिए, इनकी आईटा एजेंसी कैंसिल हो जाएगी। तो बड़ा अनइथिकल सा अप्रोच था विजय माल्या का, तो जिससे लगा कि नहीं, सबसे पहले तो ऐसे ही बोरोअर्स को पकड़ना चाहिए जो अनइथिकल हैं, जो कि समय के टाइम पे मदद तो ले लेते हैं और मदद लेने के बाद बैंक्स को कहते हैं कि अब आप प्रॉब्लम में आएंगे मेरी वजह से, तो आप जिम्मेदार हैं। तो कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है अगर किसी बड़े बोरोअर को, अगर आप, मेरे ऊपर तो कभी कोई प्रेशर नहीं आया और जो एज पर रूल था, एज पर नॉर्म था, मैंने उसको किया। लेकिन जो करना चाहिए, जो और पॉलिटिकल डिबेट इतनी हो गई है कि ये बैंक्स को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, तो इस तरह के मामले सामने आने के बाद ये अपने आप में एक नजीर बनेगा, एक मिसाल बनेगा, और इसलिए फिर हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर आप करीब 3-3.5 लाख करोड़ में से 50% के आसपास भी छूट देने वाले हैं, तो वो 1.5 लाख करोड़ बैंकों के पास आएगा कहां से? क्या सरकार उनमें पैसे लगाएगी? बैंक्स को इतनी पूंजी की जरूरत होगी अगर वो राइट ऑफ करके ये सारे मामले सेटल करना चाहते हैं? बैंकों का क्या होगा, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस चर्चा में। और नारंग साहब, जो हम बात कर रहे थे कि अगर आप यहां पे डिस्काउंट देते हैं तो दूसरे मामलों में भी क्या ये मिसाल होगी? सभी लोग चाहेंगे कि उनका इंटरेस्ट माफ कर दिया जाए। बैंक्स कैसे टैकल करेंगे अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो? तभी मैं कह रहा हूं कि हर केस एक डिफरेंट कैटेगरी में आएगा। हर एक गारंटीज हैं या नहीं है, कॉर्पोरेट गारंटीज हैं या नहीं है, एसेट्स कितने हैं, रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, कितनी देर में आप उसको रियलाइज कर पाएंगे, एसेट्स बेच पाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में डिसीजन कितनी देर से आएगा। तो हर एक केस बेंचमार्क, बैंकिंग में एक स्कोर कार्ड रहता है जिसके हिसाब से बैंकिंग में कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं और निकाला जाता है कि अमाउंट कॉम्प्रोमाइज का कितना बैंक एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके। बट विजय माल्या के केस में 50% लेने में एक ब्रॉडली मार्केट में ये जाएगा कि विलफुल डिफॉल्टर 50% में छूट सकता है और इससे कम में भी छूट सकता है। ये नहीं होना चाहिए। और जैन गुप्ता साहब, आपसे यहाँ पे बैंक शुड डिक्टेट टर्म्स जानना चाहेंगे कि दूसरे मामलों में और इस मामले में आपको इतना पैसा दूंगा। बड़ा फर्क ये हो सकता है कि यहाँ पे पर्सनल गारंटी इन्वॉल्व थी, जैसे कि पारेख साहब भी कह रहे थे, जहां पे इकोनॉमिक रीजंस हैं, जहां कंपनी वाकई में इस हालत में नहीं है कि पैसे लौटा सके, तो बैंक्स को वहां पे डीप कट्स तो लेने पड़ते हैं। जहां पे कंपनी, मैं तो ये कहता हूं अगर कंपनी में लॉस हुआ है तो सबसे पहले इक्विटी इरोड होगी। आपकी राय यहाँ पे हम जानना चाहते थे इस पे। बैंक्स का जो डेट दिया होगा उसको, हाँ, मेरी राय ये है कि जैसे मैं पारेख साहब को सुन रहा था, नाशना सुना था, ये कोई बेंचमार्क नहीं हो सकता है कि 50% पे सेटल होगा। ये मतलब बिल्कुल गलत है कि अगर एक केस 50% पे सेटल होगा तो बाकी भी 50% पे सेटल होंगे। ये बिल्कुल बेंचमार्क नहीं माना जा सकता है। हो सकता है किसी केस में 10% की छूट दी जाए, किसी केस में 80% की छूट जाए, ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड होता है। दूसरा, जैसे नारंग साहब ने बोला कि ये केस है विलफुल डिफॉल्ट का। विलफुल डिफॉल्ट और एक डिफॉल्ट ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल अलग है। उसको एक पायदान पे रखा ही नहीं जा सकता है, उसको एक तरह से कंपैरिजन है ही नहीं। और यहां पे मिस्टर माल्या केस में मेरा जो अपना मानना है, कहीं ना कहीं बैंक्स के पास पर्सनल गारंटी जो है मिस्टर माल्या की, उसकी वजह से प्रेशर मिस्टर माल्या के पास है कि उनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है। इसी वजह से जो आज से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले जो बोल रहे थे कि लिमिटेड लायबिलिटी है, उनका सुर इसी वजह से बदल गया है। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। वक्त हमारे पास बहुत ही कम है, लेकिन आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी हेयर कट, जो भी छूट बैंक देंगे, वो उनको राइट ऑफ करेंगे, प्रोविजनिंग करेंगे, तो सरकार जो करीब 25,000 करोड़ इस साल डालने वाली है,
क्या वो काफी होगा अगर इस तरह के कुछ और बड़े सेटलमेंट हो जाए कि सरकार को और पैसे डालने पड़ेंगे? देखिए, बैंकिंग सिस्टम इस व्यवस्था पे चलता है जहां पे क्रेडिट मल्टीप्लायर की वजह से, जैसे अगर आपका पैसा कहीं ठप हो गया, उसको आप रिकवर करते हो और वापस उसको क्रेडिट में लगाते हो, तो इकोनॉमी में वापस सर्कुलेट होना और मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर डिफॉल्ट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब डिफॉल्ट को आप प्राइस करते हैं। यहां तक कि बाज़ल के पूरे अप्रोच के अंदर आपको डिफॉल्ट को गिनना होता है और उसको प्राइस करना होता है। बैंकिंग सिस्टम इज यूज्ड टू दिस। अब जो मौजूदा परिस्थिति, उसमें एक बड़ा अमाउंट जो कलेक्ट हो चुका है, उसके अंदर अगर इस तरह की रिकवरी आनी शुरू हो जाए, एक उदाहरण के तौर पे अगर ये केस बन जाता है और अगर रिकवरी आनी शुरू होती है, तो हम देखेंगे 6 महीने में, 1 साल में इसका प्रेशर हम ईज आउट होते हुए देखेंगे बैंकिंग सिस्टम। तो आप कह रहे हैं कि और कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो दूसरा मैंने देखा है कि जिस तरह से हम सब अनुभव कर रहे हैं, हम लोग सब अनुभव कर रहे हैं, हाई लेवल पे अगर शायद पॉलिटिकल इंटरवेंशन या करप्शन बहुत कम हो जाने की वजह से हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि एक बोरोवर को जो विलफुल जो डिफॉल्ट करना चाहता है, एक स्ट्रांग मैसेज जा रहा है। ये सबसे अहम बात है कि क्या संदेश जाता है इस मामले में, और इस बार अब तक आज तो ये संदेश गया है कि अब किसी भी डिफॉल्टर को बख्शा नहीं जाएगा। उम्मीद करें कि आगे ऐसा ही हो और वाकई में ये रिकवरी ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके पूरी हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।